और एक और बड़ा आरोप सर लगता है आपके ऊपर, निजी फायदे के लिए आपने जो सोसाइटी थी आपके क्रिकेट एसोसिएशन की, उसको खत्म करके आपने कंपनी बना ली। तो ये कंपनी आपने क्या बैलेंस शीट को अपनी मजबूत करने के लिए बनाई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने एक छोटी सी कमी थी सीएल की, जब सीएल का रजिस्ट्रेशन 1972 में हुआ था, तो आज तक उसका रिन्यूअल ही नहीं कराया। जो भी बोर्ड सचिव रहे या हम भी रहे, हमने भी रिन्यूअल नहीं कराया उसको। वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे हमारे विरोधी, उन्हीं ने उसका फायदा उठाते हुए सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के नाम से। और उसमें जब हमने देखा ये रजिस्ट्रेशन करा लिया और हमारे सारे खाते सीज कर दिए गए, जब हमारा फंड्स नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे बताइए। अब हमारे साथ हज़ारों बच्चे जुड़े जिनका भविष्य अधर में लटक गया। अगर रजिस्ट्रेशन हमारी बंद हो जाती या एक ऐसे हाथों में चली जाती जो जिनका उद्देश्य क्रिकेट को बढ़ाना नहीं, क्रिकेट से लेना भी रहा है। हमारे अध्यक्ष नवनीत सहगल जी ने सलाह दी कि हम लोग कंपनी में चले जाएँ, और राजीव शुक्ला जी UPCA के, उन्हें भी हमें यही सलाह दी कि आप कंपनी बना लीजिए और आप क्रिकेट को कंटिन्यू रखिए। सब सिचुएशन पे घर पे खाना मिलता था? नहीं, बिल्कुल मिलता था। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि आदमी अब कमा ही नहीं रहा है, हो गया खाना वाना भी देना बंद करो, ऐसा तो नहीं था? नहीं। कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहता है, पैसे के लेन देन की बात बहुत चलती है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हमारे वहाँ लखनऊ में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना किसी ने हमें लांछन ही लगाया सीएल के ऊपर। हम लोग बहुत सोच समझ के ऐसे सिलेक्टर्स रखते हैं कि जो अच्छा सिलेक्शन करे और वो बहुत ही ईमानदार और वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। 2005-06 में सुना है कि चुनाव के बाद आप का अपहरण हो, फिर चुनाव होने वाले हैं, फिर से अपहरण होगा। क्या कह सकते हैं उस समय की कहानी बता दीजिए अपहरण की। इधर की तो हम खुद अपनी आंखों से देख लेंगे अगर हुआ तो। ऐसा था, हमारा बिजनेस है कुछ उसका डोर्स वगैरह का, टिम्बर का, तो कुछ कस्टमर बनकर वहाँ पाया गया NTPC में रिक्वायरमेंट है डोर्स की, तो आप उसके लिए चलिए। अब तो हम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन वो हमारे एम्प्लॉयज़ थे और उन्हें कहा इतना बड़ा ऑर्डर है, आप जाइए बात करके आइए। तो मैं चला गया उनके साथ, तो रास्ते में उन्होंने हमें किडनैप कर लिया, रिवॉल्वर लगा दिए। आपने बात कही इलेक्शन की, सर 2005 आपका लास्ट इलेक्शन हुआ था, 2025 चल रहा है, 20 साल हो गए। आपके विरोधी हमेशा आपके पीछे पड़े रहे। क्या विरोधी इतने ताकतवर नहीं हो पाए कभी, या इतने सक्षम नहीं थे, या इतने सक्रिय नहीं थे कि इन 20 सालों में चुनाव में वो आपके अगेंस्ट खड़े होते और या चुनाव होते? तो ये एक इतना लंबा गैप आपके विरोधी होने के बावजूद भी क्यों रहा? आप जो कह रहे हैं 20 साल से चुनाव नहीं हुए, ये चुनाव इसलिए नहीं हुए कि हमारे विरोधी चाहते ही नहीं चुनाव हो। तो सर आप लोग आपस में ही लड़ते रहे, खिलाड़ियों का भविष्य तो अधर में लटक जाएगा ऐसे। तो ये आपको और आपके विरोधियों को बैठ के ये भी तो सोचना चाहिए कि खिलाड़ियों के भविष्य के लिए हमने एसोसिएशन बनाई है कि अपने भविष्य के लिए एसोसिएशन बनाई। हम लोग तो बराबर कोशिश करते थे और हम लोगों ने खेल बंद होने नहीं दिया। और हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंटरनेशनल प्लेयर ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं, जिनकी देखरेख में सारे सिलेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो रहे हैं और सब सारे सिलेक्शन मेरिट से हो रहे हैं। कोई भी सिफारिश वगैरह नहीं चलती, कहीं से भी फ़ोन आ जाए, कुछ आ जाए, कोई सिलेक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो लीग में जिन्हें परफॉर्मेंस किया है, जैसे लीग में बैट्समैन को 180 रन जिन्हें बनाए थे, उनको डायरेक्ट हम लोगों ने ट्रायल मैचेज में ले लिया। कुछ तो आपने कुछ बेहतर और बेहतर करने का सोचा होगा। आगे क्रिकेट के लिए हम लोगों ने मल्टी डेज पर क्रिकेट कराएंगे, 2 डे के मैचेस A डिवीज़न लीग कराएंगे, जिसमें टेस्ट क्लास बॉल जो होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, वो बॉल यूज़ की जाएगी, अच्छे विकेट्स पे होगा, अच्छे अंपायरिंग करेंगे 2 डे के मैचेस। और अंडर 12 और अंडर 14 के लिए हॉलीडेज में मैच ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, छुट्टी में, सैटरडे संडे में, ताकि बच्चे साल भर क्रिकेट खेलते रहें। नमस्कार, ये धुनी शो में फिर आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ में स्टूडियो में कौन मौजूद है, और ये व्यक्तित्व ऐसा है जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बनता है। हमारे साथ में हैं सर खलीक मुख्तार खान जी। इन्होंने लगभग 4 दशक अपनी आँखों से लखनऊ के क्रिकेट को देखा है और अपने हाथों से उसे पाला है। तो ये यूँ कह सकते हैं कि हम लखनऊ के क्रिकेट के भीष्म पितामह के साथ में बैठे हुए हैं। खलीक सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, अपने सब दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और सर, आप हमारे यहाँ जो आए हैं ना, उसके पीछे एक बड़ा मकसद है हमारा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आप ही के क्षेत्र से जुड़े हुए कमल सर आए थे, तो उनसे बहुत सारी बातों के जवाब हमें मिल नहीं पाए थे। तो हमको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो
हर तरह की बातों का जवाब दे सके, जिस पर जो है हमारे लखनऊ क्रिकेट या यूपी क्रिकेट कह लें कि जो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे तो पिता की उंगली पकड़ के ही चलते हैं और आप तो भीष्म पितामह हैं। तो फिर आपने जो मार्गदर्शन तय किया है उसके बारे में जानेंगे। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो विवाद हमारी नज़र में आए हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। और उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो भीष्म पितामह बनने की जर्नी थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस सन से हुई, क्यों हुई? और मैंने 1969 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी बिल लॉरी की कैप्टेंसी में, उस वक्त उस मैचेस को, उसकी कमेंट्री सुन के मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं भी क्रिकेट खेलूं। तो क्रिकेट खेलने के लिए मैंने, मेरे घर के पास एक ग्राउंड थी, उस पर बच्चे खेला करते थे और मैं भी वहाँ जाके खेलने लगा और एक क्लब से जुड़ गया, ज्योति क्रिकेट क्लब से। ज्योति क्रिकेट क्लब? जी, वो क्लब ये सब लखनऊ में ही? जी, लखनऊ में। वो CL से मान्यता प्राप्त क्लब नहीं था उस समय जी। तो फिर मैं आगे खेलने के लिए, मैं यूथ एसोसिएशन एक क्लब हुआ करता था जिसे मोहम्मद नवाब चलाया करते थे, उसमें हम लोगों ने, हमारे कई साथियों ने मिलकर उस क्लब को ज्वाइन कर लिया और हम एफिलेटेड टूर्नामेंट्स खेलने लगे। उसके बाद हमारे साथियों ने हमसे कहा क्यों ना हम अपना क्लब को रजिस्टर्ड कराएं CL से और अपनी टीम बना के खेलें। तो हम लोगों ने वहाँ से क्लियरेंस ले करके, सब लोगों ने, सारे खिलाड़ियों ने हमारे साथ के वो थे, एक टीम बनाई, ज्योति क्लब को रजिस्टर्ड कराया CL के साथ। अच्छा। और हम लोग खेलने लगे क्रिकेट। तो पहले क्रिकेट खेलने में हम बहुत अच्छा नहीं खेलते थे, 10 नंबर 9 नंबर में बैटिंग मिला करती थी। अच्छा। तो हमें बड़ा होता था कि हम खेल नहीं पा रहे हैं तो कुछ खेलें, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर कोशिश करी, अपने छत पर ही 1-2 दोस्तों को बुला करके प्रैक्टिस करने लगा मैं। अच्छा। तो उससे मेहनत करी काफ़ी हमने, तो थोड़ा मैं नंबर 10 से नंबर 1 पे आ गया। तो हमारे कैप्टन ने पूछा, खलील भाई आप किस जहाँ खेलना चाहते हैं? हमने कहा ओपन करेंगे। अच्छा। और पहले ही मैच में हमने 50 रन किए, वेरी गुड, अगेंस्ट DYA। अच्छा। जिसके कैप्टन हुआ करते थे अकरम। अच्छा। मोहम्मद अकरम, इनकी डेथ हो गई, वो कप्तान हुआ करते थे। तो इस तरह से क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। और फिर हम लोगों ने जूनियर लीग खेला करते थे, तो अपने क्लब से खेलते हुए हमने एक मैच में सेंचुरी बनाई। एक सनशाइन क्लब हुआ करता था, उसके अगेंस्ट में। अच्छा। B डिवीज़न में, और उसी साल हम लोग B डिवीज़न चैम्पियन भी हुए। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे क्लब के लड़कों को डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी चांस नहीं मिलता था। तो मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो चांस नहीं मिला। तो हमने सोचा कि कुछ, मैं बहुत अच्छा खेलता भी नहीं था जो मैं अपना आकलन खुद करता था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊं, कुछ खिलाड़ियों के लिए करूंगा तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे जी। तो मैं CL के साथ जुड़ गया। उस वक्त मिस्टर करीम चिश्ती हुआ करते थे, उन्हीं ने हमसे कहा कि आप जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़िए। तो मैंने जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया। और 2 साल मैंने ये कर्तव्य निभाया, 1979 से लेकर 82 तक। फिर हमको सेक्रेटरी का ऑफ़र आया, तो मैंने सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। मेरे साथ प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीश भल्ला हुआ करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे हमको। उनके साथ हमने 10 साल काम किया। 10 साल बाद वो फिर वो चीफ जस्टिस वगैरह हो गए। तो फिर मिस्टर एलन मिश्रा, एक पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे जी, वो हमारे प्रेसिडेंट बने। उनके साथ हमने 3-4 साल काम किया। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास जी काफ़ी इस वक्त पॉपुलर हुआ करते थे। हमारे साथियों ने हमसे कहा कि अखिलेश दास जी को लाइए, उससे CL के क्रिकेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, खिलाड़ियों के लिए बड़ा कोशिश करते हैं। तो मैंने उनको, सब साथियों के अनुरोध पर मैंने उनको प्रेसिडेंट बना दिया। उनके साथ मैं 10 साल काम किया। वो हमारे प्रेसिडेंट थे, मैं उनका सेक्रेटरी था। 10 साल तक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले गए। वो बहुत पैसा देते थे हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और अपनी ग्राउंड को फ्री ऑफ कॉस्ट हमको उपलब्ध कराते थे। उन्हीं की ने सोच के हमको बताया कि आप, अब बहुत दिन हो गए, आप डॉक्टर नवनीत सहगल DM हो गए हैं, आप उनको लिए, वो क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ी भी हैं और क्रिकेट को बहुत आगे ले जाएंगे, हम तो आपके साथ हैं ही हैं। तब से हम लोगों ने उनको, सहगल साहब को अपना प्रेसिडेंट बना लिया। उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ आज तक, उन्हीं के साथ आज तक जर्नी चली आ रही है। तो जैसा कि आपने बताया खिलाड़ियों के लिए आपने काम किया, सर अगर हम 12-15 साल पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि लखनऊ, कानपुर के खिलाड़ियों का रणजी टीम में एक वर्चस्व हुआ करता था।
कि मैक्सिमम खिलाड़ी लखनऊ कानपुर के होते थे। धीरे धीरे ये क्रिकेट शिफ्ट हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब हमारे गिने चुने खिलाड़ी ही लखनऊ और इधर साइड के दिखते हैं रणजी में। तो ये इसको क्या ये पतन है, क्रिकेट का ट्रांसफ़र है, ये ऐसा क्यों हुआ? नहीं, पतन तो नहीं है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं सर। खिलाड़ियों की तो उत्तर प्रदेश में अपने इधर लखनऊ और कोई कमी इधर नहीं है। कोई कमी नहीं है जी। लेकिन हम देखते हैं कि जब लिस्ट तैयार होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही खिलाड़ियों के नाम भरे होते हैं। तो इसको लेकर आप कोई पहल कर रहे हैं कि लखनऊ और इधर के खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा हो सके? कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। जो मीटिंग्स होती हैं वो अपेक्स कमेटी में भी हमें, तो उसमें भी जाते हैं, वहाँ भी बात करते हैं। अब बच्चे अच्छा करेंगे तो ज़रूर उनका सिलेक्शन कहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि सर ऑफिशियल लेवल पर शक्ति का केंद्रीकरण जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश चला गया? ऐसा नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रिकेट वहाँ भी होता है और लड़के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। वो उनको सुविधाएं होती हैं, हम लोग नहीं दे पा रहे थे अभी तक। अब हम लोगों ने कोशिश करी है, कैंप वैम्प लाना शुरू किए हैं। जब भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं उससे पहले कैंप लगाते हैं 4-6 दिन का, 8 दिन का, जिससे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। हमारे सेलेक्टर्स आते हैं, कोच आते हैं, ट्रेनर आते हैं, उनको कोच करते हैं। तो अब वो हमारे यहाँ काफ़ी पिछले 3 सालों से लड़के निकल रहे हैं और हर एक टूर्नामेंट जो स्टेट लेवल ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं लखनऊ की टीम जाती है, उसमें हर एक में पार्टिसिपेट करती है अच्छे टूर्नामेंट में। और 99% या हम चैम्पियन होते हैं या हम रनर्स अप रहते हैं। पहले तो हमारे यहाँ 2 हॉस्टल जो ख़त्म हो गए, कानपुर में, एक लखनऊ में क्रिकेट हॉस्टल हुआ करते थे। उसमें सारे बच्चे, क्रीम जो यूपी की होती थी वो सेलेक्ट करके लाई जाती थी, वो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते थे और खेलते थे। अब वो हॉस्टल टूटने की वजह से बच्चे सब बिखर गए, इधर उधर चले गए। और पश्चिमी यूपी में ऐसा है कि ज़्यादातर लोग क्रिकेट दिल्ली में खेलते हैं, उनके पास दिल्ली बॉर्डर के पास ही रहते हैं। वो दिल्ली में क्रिकेट काफ़ी अच्छा होता, काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है वहाँ पर। हम लोगों ने भी कोशिश की है पिछले 2 सालों से कि नंबर ऑफ़ मैचेस भी बहुत उनको मिलते हैं, तो हम लोगों ने पिछले 2 साल से नंबर ऑफ़ मैचेस बहुत बढ़ा दिए हैं और क्वालिटी इम्प्रूव की पहले से। हमारे एक साल में 1200 से लेकर 1500 मैचेस होते थे। इस सेशन में भी हमारे 1200 मैच हो चुके हैं अभी तक, और एक टूर्नामेंट हमारा अभी चल रहा है डॉक्टर अखिलेश दास की मेमोरी में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास पहले ग्राउंड नहीं हुआ करते थे इतने, अब हमारे पास लखनऊ में 5 ग्राउंड ऐसे हैं बोर्ड ट्रॉफी के जो BCCI से अप्रूव्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में किसी और शहर में किसी शहर में नहीं, उत्तर प्रदेश में। तो जो बड़ा बड़ा क्रिकेट होना, जो टूर्नामेंट्स होने हैं BCCI के, वो मजबूरन उनको हमें देना पड़ेगा, चाहे वो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास इतने ग्राउंड है, इतने अच्छे ग्राउंड है कि उनको देना पड़ता। पिछले साल विजय मर्चेंट के मैचेस हुए, अंडर 23 वुमेंस का पूरा टूर्नामेंट हुआ, रणजी ट्रॉफी यूपी वर्सेस हरियाणा हुआ। तो अब हम लोगों ने कोशिश करी है, सब चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि और अच्छी हमारे पास वो होंगे बच्चे, और क्रिकेट की फैसिलिटीज़ जो हैं हम लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। इधर 2-3 साल से तो काफ़ी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट हो, और हमारे साथी सब मेहनत कर रहे हैं बहुत। हमारे विकास पांडे जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। मैक्सिमम मैचेस वही सब लगाते हैं, फिक्सर वही लगाते हैं। विकास है तो विकास होना विकास भी चाहिए। कर रहे हैं उनके विकास वही हम लोग का विकास हो रहा है, फैक्ट ये है। हमने ये बात कमल सर से भी की थी, आपसे भी कर रहे हैं कि आज आप सुबह 6 बजे जब 5:30-6 बजे टहलने निकलिए तो बच्चे कंधे पे बैग लादे मिल जाएंगे आपको हर गली हर मोहल्ले में। और आप जाइए तो हर गली मोहल्ले में आपको, जहाँ पर कायदे से लॉन टेनिस नहीं हो सकता है, उतनी बड़ी जगह में क्रिकेट एकेडमी खोल के लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कि कोई स्कूल खुलता है तो उसे किसी न किसी बोर्ड से एक मान्यता लेनी होती है। तो क्या इन क्रिकेट एकेडमीज़ के लिए आपने कुछ इस तरीके का प्रोविज़न नहीं किया हुआ है कि ये क्रिकेट एकेडमी बच्चों का समय और पैसा दोनों बर्बाद करती हैं? तो इनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि उनको मान्यता लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं है एकेडमी? हमारे यहाँ 20-25 अकेडमीज़ हैं जो एफिलेटेड हैं जी CL से, और उसके अलावा तो पूरे लखनऊ में बहुत सी अकेडमीज़ चल रही, हर गली हर मोहल्ले में देखिए, जहाँ छोटी सी ग्राउंड है वहाँ एक कोच आ जाता है और बच्चों को सिखाने लगता है। तो बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उनकी पढ़ाई का जो समय होता है वो उनको क्रिकेट में वेस्ट होता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी अकेडमीज़ में जाएँ, समझें कि कहाँ पे कौन सा कोच कोचिंग दे रहा है जो हमें बच्चों को कुछ सिखा सकता है। ऐसे ही हर एक कोचेस के पास चले आते हैं, इनको क्रिकेट नहीं आता, खुद कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारा एक मीटिंग होने वाली है GM, उसके बाद हम लोग इस पर लगाम लगाएंगे। तो इस तरह जो अकेडमीज़ हैं उनको बंद कराएंगे, या उनसे कहेंगे हम आपके लिए
कोचिंग हम लोग वो भी कराते हैं। कोचेस के लिए, कोचिंग के लिए हम लोग ट्रेनिंग के कैंप लगाते हैं। और उसमें हमारे भारद्वाज साहब एक दिल्ली में, अरुण भारद्वाज जी, सीनियर यूपी इंडिया के बीसीसीआई के वो कोच हैं, उनको बुला कर ट्रेनिंग दिलवाते हैं उनको। तो जो ऐसे कोचेज़ हैं इनको कुछ नहीं आता, उनको कुछ एक हफ्ते में कुछ सिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो उनमें बदलाव आए। कुछ पैरामीटर आपको डिसाइड करने चाहिए एकेडमीज़ के लिए कि आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे और इस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। आगे भविष्य में हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि जो एकेडमीज़ चल रही हैं उनसे सबसे मांगा जाएगा कि आपके 10 साल के कैरियर में आपने कितने बच्चों को प्रोड्यूस किया, कितने बच्चे आपके बोर्ड ट्रॉफी खेल रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपके यहाँ खेल रहे हैं और साल भर आपके यहाँ कोई लड़का निकलता नहीं है। तो ऐसी एकेडमीज़ पे हम लोग लगाम लगाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप आगे आने वाले 2-3 सालों में किसी बच्चे को आगे बढ़ाइए जो इस लायक हो, जिसको आप बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप उस पर विचार करिए कि आप एकेडमीज़ चलती रहने दिया जाए, आपकी एकेडमी को बंद कर दिया जाए, आपकी एकेडमीज़ का दर्जा एकेडमीज़ से ख़त्म करके क्लब में ले जाया जाए। तो ये हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और हमारे साथी सभी लोग इस पर बहुत प्रयत्नशील हैं कि ये चीज़ जो हो रही लखनऊ में ना हो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो। क्रिकेट एसोसिएशन के पास अपने कुछ ग्राउंड होते हैं जिन पे आप जब चाहें मैच करा सकें? हाँ, ऐसे बहुत से ग्राउंड हमारे पास हैं, लगभग 20 ग्राउंड ऐसे लखनऊ में हैं जिनको क्रिकेट एसोसिएशन जब चाहती तब हायर कर लेती है। हायर कर लेती है जी, अपना आपके अपने नहीं अपना ग्राउंड हमारे पास कोई नहीं है। होना तो चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना ग्राउंड हो। सिर्फ बीबीडी ग्राउंड एक ऐसा है, हमारे डॉक्टर अखिलेश दादी ने हमको हमारे साथ एमओयू किया, उन्हीं ने, वो हमको मिलता हमेशा हमारे लिए उपलब्ध। लेकिन सुना है वो ग्राउंड भी अब थोड़ा खस्ता हाल हो चुका है। नहीं, पिछले साल हम लोगों ने लगभग 10 लाख रुपये खर्च करके उस ग्राउंड को मेंटेन करा, पूरा ग्राउंड की पूरी खुदाई करके नई घास लगाई, नए पिचेस बनाए हैं। अच्छा। और पिछले साल हमारे उस पर विजय मर्चेंट ट्रॉफी के मैचेस भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं बोर्ड द्वारा। जो मैचेस होते हैं विजय मर्चेंट के 3 डे मैचेस, वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए। अच्छा। तो आज की डेट में वो विकेट बहुत अच्छा हो गया, अब जितने भी हमारे प्लेयर्स जाते हैं खेलने तो बहुत तारीफ़ करते हैं। अच्छा, जो सर ये बच्चे निकलते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में होता है, उसमें भी मैंने देखा है कि 700, 800, 1000 बच्चे आ जाते हैं लगभग, और 2-3 दिन में उनमें से फटाफट सेलेक्ट करके और टीम बना दी जाती है 5-6-7। क्या ये बिल्कुल एकदम पारदर्शी तरीका नहीं है? ऐसा अब नहीं हो रहा। पिछले 2 सालों से, पहले तो होता था ट्रायल हो गया, ट्रायल के बाद तब भी ये होता था कि मैचेस कराते थे हम लोग, जो बच्चे अच्छे होते थे उनको छांट करके उनके मैचेस ऑर्गेनाइज करते थे, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर टीम में डाला जाता था। लेकिन इस साल हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि जितने भी ट्रायल हो रहे हैं 2 डे के मैचेस करा रहे हैं। ट्रायल के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होकर अच्छे आते हैं आगे, उनके 2 डे के मैच कराते हैं ताकि उनको अपना पूरा खेल दिखाने का मौका मिल सके। बैट्समैन ने उसका पूरा खेलने का मौका मिले। पहले होता था कि पता लगा खेले 4, 6, 8 ओवर खेले और कहा थैंक यू कर दिया गया। तो वो चीज़ नहीं है, बहुत चेंज आ गए हैं और आगे कोशिश कर रहे हैं भविष्य में हम लोग 2 डे के मैच और लीग वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। और अभी अंडर 14 के ट्रायल्स, अंडर 19 के ट्रायल्स, सब मैचेस जो हुए हैं सब 2 डे के मैच हुए हैं। अच्छा, लीग मैचेस से बात याद आई सर कि लीग मैचेस तो कराते हैं आप लोग? जी। ये एक बाबू बनारसी दास होता है, इसमें मैंने देखा है कि सर बाहर के खिलाड़ी ज़्यादा रहते हैं। क्लब में क्या रहता है? देखिए, हम लोगों ने क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए खुली छूट दे दी है। जब रजिस्ट्रेशन होता है, आप किसी भी बच्चे को ले आइए, यूपी का हो, दिल्ली का हो, इंग्लैंड का हो, रजिस्ट्रेशन करा लिया हमारे यहाँ। रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, वही लड़के खेलेंगे। जब बाहर के अच्छे खिलाड़ी हमारी टीम में खेलेंगे, हम लोग की स्पर्धा उसके बहुत अच्छी होती खिलाड़ियों की, उनको खेलने का एक्सपीरियंस और होता है जब बड़े खिलाड़ियों के अगेंस्ट में खेलते हैं। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जितने यूपी के रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं सब रजिस्टर्ड हैं लखनऊ से, और सभी लीग मैच खेलते हैं। इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ के खिलाड़ियों का मौका कम हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए डिवीज़न की टीम में खेलते हैं लोग, 8-9 टीमें ए डिवीज़न की हैं हमारी। वो उसमें जो ए डिवीज़न के क्लब हैं, हमारे लोकल प्लेयर भी खेलते हैं, बाहर के प्लेयर खेलते हैं। हर एक टीम में नहीं है, अधिकतर टीम में खेलते हैं। पहले तो हम लोग नंबर रिस्ट्रिक्ट कर रखे थे कि 3 से ज़्यादा प्लेयर नहीं खिला देंगे, अब हम लोगों ने इसको भी हटा दिया। जितने प्लेयर आप चाहें आप खिलाइए, उससे इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है। हमारे लोकल बच्चे जो हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और एक और बड़ा आरोप सर लगता है आपके ऊपर जी, वो आरोप ये है कि आपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए आपने जो सोसाइटी थी आपके क्रिकेट एसोसिएशन की, उसको ख़त्म करके आपने कंपनी बना ली। तो ये कंपनी आपने क्या बैलेंस शीट को अपने मजबूत करने के लिए बनाई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे कुछ साथी थे
दिल्ली में एक छोटी सी कमी थी सीएल की, जब सीएल का रजिस्ट्रेशन 1972 में हुआ था, वो आज तक उसका रिन्यूअल ही नहीं कराया। जो भी पूर्व सचिव रहे या हम भी रहे, हमने भी रिन्यूअल नहीं कराया उसको। वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे हमारे विरोधी, उन्हीं ने उसका फ़ायदा उठाते हुए एक सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के नाम से जी। और उसमें हम लोग विरोधी कौन थे सर? विरोधी हमारे सीएलई के थे लोग, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, हमारे पीआरओ थे, कई लोग थे। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे? नाम बताने से क्या फ़ायदा, हमारे अपने ही लोग थे, ऐसा नहीं है। अच्छा, और तो ये वो कैसे करा सकते हैं जब आपकी ऑलरेडी थी? वो हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो हम लोगों ने उसका रिन्यूअल नहीं कराया था, ये कमी रही हम लोगों की। और 72 से हमारा एफिलिएशन था, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो पाया था। रिन्यूअल ना हो पाने का कारण क्या था? अज्ञानता की जान में? अज्ञानता तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में कुछ शायद फंड्स की भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, ये वजह हो सकती है। हमारे पूर्व सचिव जो थे उनसे वो फाइल भी खो गई थी। उन्हें जब हमें चार्ज दिया गया सीएल का, तो उसमें सोसाइटी के कोई पेपर्स नहीं दिए गए। अच्छा। तो हमारी भी कुछ हम नासमझ से, हमें नहीं पता था, हम यही सोचते रहे कि यूपीसीए से हमारा एफिलिएशन है, हमें सोसाइटी से नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे दिमाग में यही बात थी, जो फैक्ट तो आपको थोड़ी सी अज्ञानता रही जी, चीज़ों को अज्ञानता लेकर। रही बिल्कुल। तो फिर वो विरोधी कौन थे जिन्होंने आपकी इस अज्ञानता का फायदा उठा लिया? हमारे एक पीआरओ थे, हमारे स्टेशन के मेंबर थे, जी और एक किसी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं वो। जी। उन्हीं ने उसमें सोसाइटी एक्ट में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन सीएल के नाम से ही करा लिया। अच्छा। और जब हमने देखा ये रजिस्ट्रेशन करा लिया और हमारे सारे खाते सीज कर दिए गए, जब हमारा फंड्स नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे बताइए। वो हमारे साथ हज़ारों बच्चे जुड़े हैं जिनका भविष्य अधर में लटक गया। अगर रजिस्ट्रेशन हमारी बंद हो जाती या एक ऐसे हाथों में चली जाती है जो जिनका उद्देश्य क्रिकेट को बढ़ाना नहीं, क्रिकेट से लेना ही रहा है, तो हमारे अध्यक्ष नवनीत सहगल जी ने सलाह दी कि हम लोग कंपनी में चले जाएं। और राजीव शुक्ला जी यूपीसीए के, उन्होंने भी हमें यही सलाह दी कि आप कंपनी बना लिए, आप क्रिकेट को कंटिन्यू रखिए। तब हम लोगों ने कंपनी फॉर्म की, और कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पैसा नहीं लेता हमारे यहाँ। कोई भी, जितने भी लोग, हमारे 6 डायरेक्टर हैं कंपनी में, कोई एक पैसा नहीं लेता है, बल्कि अपना टाइम भी देते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं। तो ये जो अकाउंट आपके सीज हो गए थे, तो ये अकाउंट दोबारा आपके हाथ में आए? हाँ, 7 साल तक हम लोगों ने केस लड़ा, बड़ी कोशिश की। सब पेपर्स हमारे पास जो थे वो मांगते थे सोसाइटी वाले, तो हम पूरी गाड़ी में भर के पेपर ले आते थे, इतने पेपर्स थे हमारे पास। और विरोधी पार्टी वाले कुछ भी एक रजिस्टर नहीं प्रोड्यूस कर पाए वहाँ पर। तो 7 साल लड़ने के बाद हम लोग जीत गए। मतलब आपका जवाब ये है कि कुछ आपके विरोधियों ने आपकी जो सोसाइटी थी वो रिन्यूअल ना होने की वजह से उन्होंने उसका नाम हथिया लिया और खुद रजिस्टर करा ली। तो आपके सामने जो है खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता आ गई, इस वजह से आनंद फानंद में आपको कंपनी बनाई ताकि बच्चे हमारे खेलते रहें, ट्रायल पे जाते रहें। वहाँ भी एक एप्लीकेशन लगा दी थी, अवैध सीएल है, इसको बंद किया जाए, और हम वैध हैं, हमको एफिलिएशन दिया जाए। जब हम कंपनी एक्ट में चले गए तो बच्चों को ट्रायल चलते रहे, सब कुछ चलता रहा, और सब ने बहुत ही कड़ी मेहनत की। हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत रोल है, उन्हें बहुत पैसा भी दिया, क्योंकि उस वक्त हमारा पैसा नहीं रह गया था, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था। तो हमारा फंड्स कैसे हम क्रिकेट कराते हैं, बिना पैसे क्रिकेट तो हो नहीं पाता। तो सहगल साहब ने बहुत मदद की, कहना कोई पैसे की चिंता ना करो, तुम जो ज़रूरत होगी हम देंगे, कंपनी बना लो। कंपनी में ही उन्होंने कुछ पैसा भी डाला उसमें, ये हम लोग क्रिकेट को सुचारू रूप से चला सके। इन सब सिचुएशन पे घर पे खाना मिलता था आपको? नहीं, बिल्कुल मिलता था। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि आदमी अब कमाई नहीं रहा है, हो गया, खाना वाना भी देना बंद करो, ऐसा तो नहीं था? हमारे घर में, हम लोग के परिवार में सब बहुत अच्छे सब लोग हैं, सब सपोर्ट करते हैं हमको। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी वाइफ, सभी लोग सपोर्ट करते हैं हमको। इस डर से तो नहीं बोल रहे हैं कि दिखाई देगा वाइफ को वीडियो, तो अगर हमने कुछ बुराई कर दी तो फिर खाना बंद? नहीं, ये बात नहीं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, एक चीज़ और सर पूछता हूँ जी। अक्सर उनसे मैंने पूछा था, क्या नाम है, कमल सर से, लेकिन कमल सर ने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात उठती तो बहुत पुरजोर शोर से है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहता है, पैसे के लेन देन की बात बहुत चलती है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हमारे वहाँ लखनऊ में ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना किसी ने हमें लांछन ही लगाया सीएल के ऊपर। हम लोग बहुत सोच समझ के ऐसे सिलेक्टर्स रखते हैं कि जो अच्छा सिलेक्शन करे, और वो बहुत ही ईमानदार और बहुत सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिनकी सैलरी 2-2 लाख रुपए, वो पैसा लेके क्या करेंगे, ये मेरा मानना है।
सर अब जो एक और पहलू है हमारे यहाँ क्रिकेट का, वो है वुमेन क्रिकेट। उस क्रिकेट को लेकर आप कितने गंभीर हैं? वुमेंस क्रिकेट में भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की है। पिछले 2 साल से मैचेस उनके ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। पहले बहुत कम मैचेस हुआ करते थे महिला के, अब पिछले 2 सालों से 2 डे मैचेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं महिलाओं के लिए, जो मेरे ख्याल यूपी में कहीं नहीं होते हैं। लखनऊ ही पहला शहर है जहाँ 2 डे मैच लड़कियों को दिए जा रहे हैं। और बहुत सी प्रतियोगिताएं उनके लिए भी हम लोगों ने हिल्टन कप कराया था। मई जून की गर्मी में टूर्नामेंट हुआ था और करीब 300 बच्चे यहाँ उसमें खेली थी। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिलेक्टर्स जो हैं यूपीसीए के, वो भी हमारे लखनऊ में है। अपारजिता बंसल जो हमारी चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी की, वो यूपीसीए की भी चेयरमैन है, तो वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं। पूर्व में हमारी और भी सिलेक्टर्स थी जो मदद करती थी हमारी। तो महिला क्रिकेट के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं कि उसकी महिला विंग बनाई हुई हम लोगों ने, वो भी काम कर रही है। सब लोग मिल के हम लोग काम करते हैं। और महिलाओं के लिए भी लखनऊ में चांदनी शर्मा इंडिया में गई, और दूसरी प्लेयर शशि बालन, वो भी एनसीए कैंप में थी और इंडिया की लिस्ट में है, टॉप 30 में वो लोग। तो 2-3 लड़कियां आई हैं जो इंडिया की रेस में हैं, और कोशिश करेंगे भविष्य में और अच्छा हो। इन ऐसे खिलाड़ियों के लिए आप कुछ क्या अलग से कोई मेहनत करती है एसोसिएशन आपकी? हाँ, क्यों नहीं, उनके कैंप लगाती है, उनके मैचेस कराती है, लीग कराती है, सभी कुछ होता है उनके लिए। और उसके लिए सारी किट्स वगैरह प्रोवाइड करती है लड़कियों को। आपका और आपके विरोधियों का चोली दामन का साथ है। 2005-6 में सुना है कि चुनाव के बाद आपका अपहरण हो गया था जी। फिर चुनाव होने वाले हैं सर, फिर से अपहरण होगा? क्या कह सकते हैं उस वक्त वो उस समय की कहानी बता दीजिए अपहरण की। इधर की तो हम खुद अपनी आंखों से देख लेंगे अगर हुआ तो। ऐसा था, हमारा बिजनेस है कुछ उसका, डोर्स वगैरह का, टिम्बर का जी। तो कुछ कस्टमर बनकर वहाँ पाया कि एनटीपीसी में रिक्वायरमेंट है डोर्स की, तो आप उसके लिए चलिए। अब तो हम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे और उन्हें कहा जब इतना बड़ा ऑर्डर है आप जाइए, बात करके आइए। तो मैं चला गया उनके साथ। तो रास्ते में उन्होंने हमें किडनैप कर लिया, रिवॉल्वर लगा दिए। एनटीपीसी बनारस में ट्रेन से ऐसे उतरे हम, वहाँ से गाड़ी उनकी खड़ी हुई थी, कहने एनटीपीसी चलना, गाड़ी से हमारे आपको। तो उस तरह से अपहरण हो गया। बहरहाल वो 1 महीना बीता, जैसा भी हुआ उसमें बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं हम याद नहीं करना चाहते हैं उनको। उस अपहरण के बाद फिर हमने डिसाइड किया, जब हम वहाँ से छूट करके आए, तो डिसाइड किया कि हम मतलब यहाँ से छोड़ देंगे रहना, क्योंकि हमें मतलब ज़िंदगी भर हमने ईमानदारी से काम किया और कभी किसी के साथ कुछ बुरा भला नहीं किया। और हमारे साथ ऐसा हो रहा तो और क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या हो सकता है। ये सोच के हम लोग अमेरिका चले गए। ग्रीन कार्ड था हमारे पास, तो सब लोग पूरी फैमिली हो गए। और ये सोच के गए कि हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। और हम तब उस समय हम यूपीसीए के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी थे। वहाँ से रिज़ाइन करके हम गए थे, लेकिन वहाँ जाके हमारा मन नहीं लगा। 1.5-2 महीना हम रहे, उसके बाद फिर क्योंकि क्रिकेट के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी रह जाती। तो फिर हमारी मिसेस भी कह रही थी कि हाँ चलो, वहाँ तुम माँ एक वो था फन था, उसमें तुम लगे रहते थे, यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं। तो हम लोग लौट आए वहाँ से यही सोच करके। और हमने तब तक सीएल से रिज़ाइन नहीं किया था, यूपीसीए से रिज़ाइन कर चुके थे हम। आके फिर से हम काम करने लगे। उन्हीं बीच में हम अपना जो चार्ट था वो मिस्टर सुजय त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, उनको दे गए थे। उन्हीं ने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। 2-3 महीने पूरा क्रिकेट कराते रहे वो, तो कोई कमी नहीं होने दी। तो ये जो अपहरण आपका हुआ था, ये क्रिकेट कारणों की वजह से था या कोई निजी कारण थे? नहीं, क्रिकेट कारण तो नहीं थे, निजी कारण थे। लेकिन उस समय भी ऐसा था कि हमारे विरोधी हमारे अगेंस्ट में थे, जो उनको भी पुलिस ने बुला के पूछा भी उन लोगों से। तो उसमें उस एंगल से नहीं हुआ था, उनको पैसे ऐसे चाहिए थे, इसलिए अपहरण किया था। तो पैसे आपको देने नहीं पड़े? नहीं, हमें कोई पैसे देना नहीं पड़े। हमें एसटीएफ ने सकुशल लौटाया है, कोई प्रॉब्लम, कोई चोट वोट कुछ नहीं लगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे यूपी लीग शुरू हुई है, इसमें राजीव शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के उससे हुआ है। और क्रिकेट का उत्थान कहें, चाहे राजीव शुक्ला सर की क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट कहें, दोनों लगभग आपने साथ में देखी हुई हैं जी। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि राजीव शुक्ला जी ने क्रिकेट को किस तरीके से ऊपर उठाने का काम किया है?
राजीव शुक्ला जी ने बहुत क्रिकेट को कमर्शलाइज कर दिया। हमारे जो सिलेक्टर्स हुआ करते थे पहले, इनके छोटे से पैसे में काम करते थे, सबकी सैलरी बढ़ा दी। जितने भी लोग आजकल यूपीसीएस जुड़े हैं उनको बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। और साथ साथ खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा किया, जो T20 लीग ला करके उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म ला के खिलाड़ियों को दे दिया कि आप रणजी ट्रॉफी में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप इसमें परफॉर्म करिए, इसके परफॉर्मेंस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म पहले नहीं हुआ करता था। पिछले 2 सालों से राजीव शुक्ला जी ही की सोच है जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें दिया खिलाड़ी को। और यूपी के जो ट्रायल्स हुआ करते थे पहले कानपुर में होते थे, और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं होते थे, तो डायरेक्ट बच्चों को लिस्ट हम भेज देते थे कानपुर कि लड़के हमारे से सिलेक्शन देने आ रहे हैं। तो वहाँ पर करीब करीब 1000-1500 बच्चे इकट्ठा हो जाते थे। अब सिलेक्टर्स को 3 दिन में ट्रायल लेना होता था। 3 दिन में वो बच्चों को अच्छी तरह से देख भी नहीं पाते थे। राजीव शुक्ला जी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए सब कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होगा। हर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर इंटर जोनल होता है, उसमें यूपीसीए के सिलेक्टर आते हैं। उन इंटर जोनल से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से 4, 6, 8 वो बच्चे जाते हैं कानपुर खेलने। तो 200-250 बच्चे होते हैं फाइनल ट्रायल पर, जिसको सिलेक्टर्स बहुत अच्छे से देखते हैं। वो अच्छे ही बच्चे सब होते हैं, पूरे यूपी की क्रीम होती है। जहाँ ट्रायल हुए वहाँ से बच्चे जो अच्छे हुए उन्हीं को छाड़ के यूपीसीए ले लाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब लड़कों का सिलेक्शन होने लगा है। पहले तो होता जितना अच्छा भी लड़का गया वो बैटिंग कर रहा हो, सिलेक्टर जो है इतनी भीड़ में कहाँ देख पाते हैं। तो अब बहुत कुछ राजीव शुक्ला जी ने क्रिकेट को दिया है, और भविष्य में भी उनसे उम्मीद करते हैं कि और क्रिकेट के लिए करेंगे। लगे हाथों सर, एक नाम छूट रहा है जिसके बारे में आपने बस नाम लिया है, कुछ क्रिकेट में उनका क्या योगदान है ये नहीं बताया। वो नाम है नवनीत सहगल। इनका क्या योगदान है? नवनीत सहगल जी ने हमेशा उनका योगदान हमेशा रहा। हम लोग रणजी ट्रॉफी मैचेस कराते थे, तो हर मैच में एक रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में 5 लाख रुपए देते थे। वो एक साल में 4 खिलाड़ियों को हमने दिया प्राइज़। वो सब पैसा, सारा चीज़ें, अरेंजमेंट सब नवनीत सहगल जी की वजह से होता था, और आज भी हो रहा है। इसके अलावा कुछ सक्रिय रहते हैं खेलों हाँ, हमेशा सक्रिय रहते हैं। जब उनसे कोई हम लोग मदद मांगते हैं फ़ौरन उपलब्ध रहते हैं। आजकल लखनऊ में नहीं रहते हैं, फिर भी वो सैटरडे संडे आते रहते हैं और हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपको जैसे बताया कि बीबीडी में आपको ग्राउंड मिला हुआ है, तो अखिलेश दास जी ने दिया था। अब अखिलेश दास जी तो इस दुनिया में है नहीं, तो अब आपकी जो है रोजी रोटी वहाँ से कैसे चल रही है? जैसा अखिलेश दास जी ने पहले किया था उसी तरह से उनके पुत्र जी विराज सागर जी हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की। बराबर प्राइज़ मनी वो हमको देते हैं, और हमको अपने सुचारू रूप से काम करने के लिए एक ऑफिस भी उन्होंने दिए रखा बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में, जो बैडमिंटन की एकेडमी लेकिन क्रिकेट के लिए हमको हॉल दे रखा जिसमें हमारा ऑफिस चलता है। और बिना किसी चीज़ के ना हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, ना कोई रेंट देना पड़ता है। तो विराज जी बहुत कुछ कर रहे हैं। और जगह है उनके पास? हाँ, जगह तो उनका बहुत तो वहाँ हमारा ऑफिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ बिजली का बिल बहुत देना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो ऐसी अच्छी जगह है जहाँ बैडमिंटन एकेडमी का अच्छी जगह है, अच्छा प्लेयर कहीं भी हो। वैसे तो हम बना सकते हैं कहीं भी ऑफिस, लेकिन उन्हीं सुविधाएं हमको दी, उसको हम लोग वो कर रहे हैं। तो आप केवल उनकी दी हुई सुविधाओं का उपभोग ही कर रहे हैं कि बदले में उनको भी कुछ दे रहे हैं? बदले में उनको क्या, वो तो सक्षम है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें देने की। लेकिन हमारे पहले वो संरक्षक थे, अब हमने उनको विराज सागर जी को इस साल वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनोनीत करवा रहे हैं इलेक्शन में। अच्छा जी, आपने बात कही इलेक्शन की। सर 2005 आपका लास्ट इलेक्शन हुआ था, 2025 चल रहा है, 20 साल हो गए। आपके विरोधी हमेशा आपके पीछे पड़े रहे। क्या विरोधी इतने ताकतवर नहीं हो पाए कभी, या इतने सक्षम नहीं थे, या इतने सक्रिय नहीं थे कि इन 20 सालों में चुनाव में वो आपके अगेंस्ट खड़े होते और या चुनाव होते? तो ये एक इतना लंबा गैप आपके विरोधी होने के बावजूद भी क्यों रहा? आप जो कह रहे हैं 20 साल से चुनाव नहीं हुए, ये चुनाव इसलिए नहीं हुए कि हमारे विरोधी चाहते ही नहीं से चुनाव हो। वो हमको उन्हीं ने उलझाए रखा, कभी केस में उलझा दिया, कभी किसी चीज़ में उलझा दिया। हम उसी में उलझे रहे और 7 साल निकल गए। उसके बाद कोविड आ गया, 2 साल हमारे कोविड में निकल गए। लेकिन बीच में हमने बराबर अपनी टीम बनाते रहे और 3 साल के टर्म पूरा करती रही। सहगल साहब उसमें बहुत उनका सहयोग रहा। 2017-18 में
जो सहगल साहब को दिया गया कि वो एक टीम बना के दें जिसमें सभी लोग संतुष्ट हो जाएं, तो उन्होंने एक 35 लोगों की टीम बनाई जिसमें विरोधियों को भी शामिल किया गया। बट वो विरोधी हमेशा विरोधी करते रहे, उनको काम दिया गया वो काम भी नहीं किया उन्होंने। बहुत से काम दिए, टूर्नामेंट कराने दिए, किसी को इंचार्ज बनाया, किसी को जूनियर क्रिकेट का इंचार्ज बनाया, लेकिन उन्होंने वो क्रिकेट के साथ खेल करा, खिलाड़ियों का भविष्य सुधारने में कोई काम नहीं किया। तो सर आप लोग आपस में ही लड़ते रहे, खिलाड़ियों का भविष्य तो अधर में लटक जाएगा ऐसे तो। नहीं, तो हम ये लोगों ने आपको और आपके विरोधियों को बैठ के ये भी तो सोचना चाहिए कि खिलाड़ियों के भविष्य के लिए हमने एसोसिएशन बनाई है कि अपने भविष्य के लिए एसोसिएशन बनाई है। हम लोग तो बराबर कोशिश करते थे और हम लोगों ने खेल बंद होने नहीं दिया। बराबर टूर्नामेंट होते रहे, ट्रायल्स होते रहे, टीमें जाती रहीं, बाहर खेलते रहे बच्चे, सभी को लेके चलते रहे। बट विरोधियों का विरोध करना होता वो विरोध करते रहे हमारा। वो सर आपका विरोध है कि क्रिकेट का विरोध है? हमारे साथ तो क्रिकेट का विरोध है, हमारा विरोध कर रहे हैं। वो अच्छा क्रिकेट करा रहे हैं तो उसके मतलब वो क्रिकेट का ही विरोध करते हैं। और फिर वो अब वो क्रिकेट के सरताज भी बनना चाहते हैं। जी, वो हर क्रिकेट आदमी जिस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो जिसका विरोध कर रहे हैं फिर उसी के उच्च पदाधिकारी बनने से क्या फायदा, क्या कारण है? ये तो उन्हीं से पूछिए आप, उसका कारण मैं क्या बता सकता हूँ। हर आदमी के एक उनके में अभिलाषा होती है कि हम क्रिकेट के कुछ बने, कुछ पोस्ट उनको होल्ड की जाए। कट कर दो। क्या कोई कुछ बहुत बोल रहे हैं। आर्थिक लाभ भी है क्या इसमें? नहीं, आर्थिक लाभ अगर आप, जैसे हमारे ट्रायल्स होते हैं और सिलेक्शंस होते हैं, अगर आर्थिक लाभ आप लेना चाहें, बेईमानी करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत इसमें जगह है। लेकिन वो इसीलिए विरोधियों को थोड़ा सा वो है कि वो चाहते हैं कि उनको ट्रायल दे दिया जाए, उनके उससे ट्रायल हो, सिलेक्शन हो। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जितने भी लोग अभी तक जो सिलेक्शन कमेटी में बहुत ईमानदार हैं और बहुत अच्छे से सिलेक्शन करते हैं, उन्होंने कहीं भी कोई चीज़ ऐसी होने नहीं दी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके विरोधी के हाथ में ये चीज़ें जाती हैं तो क्रिकेट तहस नहस हो जाएगा, आप जी, यही हो कहना सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सभी लोग हमारे विरोधियों को, सब लोग जो हैं, जो क्लब के मेंबर्स हैं, सब जानते हैं कौन कैसा है। ऐसा नहीं है, अभी आने वाले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन जीत हम लोगों की होगी। जो मार्केट में एक बात, मार्केट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो द्वंद्व जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर पहुंच चुका है। एक बात तैर रही है कि आप भीष्म पितामह हैं, एक समय पर तो उन्होंने भी त्यागपत्र दे ही दिया था बाणों की शैया पे आने के बाद। आप भी इतने सालों से हैं, अब किसी और को मौका देना चाहिए, आप क्यों अभी तक टिके हुए हैं? हाँ, मैं बिल्कुल छोड़ देता, मैं इसी साल भी सोच रहा था, लेकिन मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। जितने भी लोग हमारे विरोधी हैं 99% तो लालची हैं। लालची हैं, उनको पैसे से प्रेम है, खेल से प्रेम नहीं है। तो इसीलिए क्षण में आना चाहते हैं कि कुछ से कुछ गेन कर सकें। तो उनको कुछ पैसा दे के कहो तुम अपना बैठो जाके, अगर पैसे से नहीं, प्रेम हम लोग एक ये उद्देश्य नहीं रहा किसी को पैसा दें। अगर हमने काम किया है, लोग हमको लाइक करते हैं तो हम रहेंगे, हमको जिताएंगे लोग। अगर हम नहीं काम किया, हमने इतने साल, हम तो 40 साल से बने हुए हैं, अगर हम नहीं काम करते तो लोग हमें क्यों बनाए हुए हैं? लोग हमें वोट देते हैं तो हमारे कार्य शैली पे ही वोट देते हैं, और हमें तो हम पैसा तो किसी को देते नहीं कि आप हमें वोट दीजिए। सर अगर भय का माहौल आपके अंदर नहीं बना हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि आप जो है वॉलेट पेपर के जरिए आप जो है चुनाव नहीं करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सामने हाथ, ये सुनने में आ रहा है मुझे। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, ये तो हमारा कोई इसमें दखल नहीं है। इस इलेक्शन ऑफिसर एक बनाया गया है, जो वो कहेगा वो सर्वसम्मति से मान्य होगा। अगर वो कहता है बैलेट पेपर्स हो तो बैलेट पेपर्स होगा, अगर वो कहता है रेज ऑफ हैंड हो तो रेज ऑफ हैंड होगा। ये मेरे हाथ में नहीं है। तो वो जो इलेक्शन ऑफिसर है वो आप ही के साइड का तो अंपायर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जी। बहुत ही लर्नेड, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मेरे ख्याल तो ऐसा नहीं है। हमारे किसी संस्था में किसी पद पर नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे हैं। तो आप जो अपनी एसोसिएशन की एक जो टीम बना रहे हैं सर जी, आप क्या पूरी तरीके से खेल में राजनीति को घुसेड़े दे रहे हैं कि खिलाड़ियों का भी इसमें कोई योगदान रहेगा? नहीं, हम लोग तो जो टीम बना रहे हैं उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी सब है, और जो बड़े बड़े पद पर हैं जैसे नवनीत सहगल जी हैं, वो भी खिलाड़ी रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते थे। उपाध्यक्ष पद पे सुजय कुमार त्रिपाठी हैं, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। उनका क्लब भारत क्लब पिछले 50 साल से चल रहा है। जितने भी हमने लिए हैं, हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर कमल कांत कनौजिया हमारे उसमें हैं, मूसी रजा रणजी ट्रॉफी प्लेयर हमारे पैनल में हैं, और हमारे पैनल में कई रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं जो
पूर्व में खेलते रहे हैं। और ज़्यादातर अधिकतर हम लोग का कोई राजनीति से संबंध नहीं किसी का भी, सब खेल बैकग्राउंड के लोग हैं। खिलाड़ियों के अलावा, एक खेल खिलाने के अलावा सर, आप हमारे शहर में या हमारे प्रदेश में ये एसोसिएशन रोजगार किस तरीके से, क्या खिलाड़ी के अलावा भी और कोई पद और चीज़ें हैं जिनके वजह से लोगों को कुछ रोजगार मिल रहा हो आपके पास? जी, हमारे यहाँ एक स्कोरिंग अंपायरिंग पैनल है जी। वो हर साल अंपायरों का एग्ज़ाम कराता है। एग्ज़ाम करके जो बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं उनके फिर वाइवा वगैरह होते हैं, वाइवा के वो क्वालिफाइड अंपायर हो जाते हैं। उनको 1000 पर डे के हिसाब से हम लोग देते हैं। लगभग 50-60 अंपायर स्कोरर हमारे पास हैं जिनकी जीविका इसी पे निर्भर है। अभी हमारे यहाँ एग्ज़ाम हुए थे बीसीसीआई के, तो हमारे रोहित यादव लखनऊ के अंपायर हैं, उन्हीं ने उसको क्वालिफाई किया, वो बीसीसीआई में अंपायरिंग करेंगे। एक बीसीसीआई का अंपायर होने से उनको ईयरली लाखों रुपए की इनकम होगी। रोज़गार सीएल की तरफ से ही तो मिला उनको। उससे पहले लोकल अंपायर होते थे, फिर क्वालिफाई करके यूपीसीए पैनल में गए, यूपीसीए पैनल से वो बीसीसीआई पैनल में पहुंच गए। सर, आज जो डिजिटल का दौर चल रहा है, खिलाड़ी सब मोबाइल पर ही सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सब देखते हैं। अभी आपका पक्ष यहाँ पर मुझे बड़ा कमज़ोर दिखता है कि आपकी कोई जानकारी लेनी हो तो भटकाव बहुत रहता है इधर उधर, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं सीएल की। एक पार्टी है, 3 लोगों से कोटेशन मंगाए थे, इसको एक सहगल साहब ने अप्रूव कर दिया है। वो हमारी वेब ऐप बना रहा है इसकी, सीएल की, और उसमें सारी सुविधाएं होंगी खिलाड़ियों के लिए। जो जानकारी चाहते हो उसमें जानकारी उनको मिलेगी। जो शिकायतें दर्ज करना चाहते हैं वो शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। जो भी टूर्नामेंट हमारे होते हैं उसकी एंट्री फीस वगैरह जो होती है, सब इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंट्री फीस भी आप उसी पर जमा कर सकते हैं, आपको सीएल के ऑफिस में चक्कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा सर। 40 साल का समय सर आपने गुजारा है अभी तक। कितने खिलाड़ी आपकी आंखों के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं इंडिया टीम में? हमारे बहुत से खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, जैसे सीनियर आरपी सिंह, ज्ञानेंद्र पांडे, सुरेश रैना, आरपी सिंह जूनियर, ये सब लोग किसी न किसी क्लब से लखनऊ में जुड़े रहे हैं। यहाँ लीग भी खेली और क्रिकेट भी खेला है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका सिलेक्शन हुआ है। आगे भी निकलने वाले हैं कुछ? हाँ, आगे भी 2 लड़के तो अभी लाइमलाइट में जो आईपीएल खेल रहे हैं, सुरेश विप्राज निगम और ईशान अंसारी, इनसे बहुत उम्मीदें हैं हमको, आगे भविष्य में इंडिया की टीम का हिस्सा बनेंगे। तो हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंटरनेशनल प्लेयर डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं, जिनकी देखरेख में सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो रहे हैं, और सब सारे सिलेक्शन मेरिट से हो रहे हैं। कोई भी सिफारिश वाला नहीं चलती, कहीं से भी कोई फ़ोन आ जाए, कुछ आ जाए, कोई सिलेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ मेरिट पे ही हो रहे हैं। और जो लीग में जिन्हें परफॉर्मेंस किया है, जैसे लीग में बैट्समैन को 180 रन जिन्हें बनाए थे, उनको डायरेक्ट हम लोगों ने ट्रायल मैचेज में ले लिया। जिन लड़कों ने विकेट लिए थे, 8 विकेट लीग में, उनको भी डायरेक्ट ले लिया हम लोगों ने। इस तरह से हम लोग बहुत पारदर्शिता के साथ क्रिकेट करा रहे हैं, और हमारी सिलेक्शन कमेटी बहुत अच्छे से काम कर रही है ज्ञानेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में। खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस बेसिस पर आप परफॉर्मेंस बेसिस पे हम लोग का सिलेक्शन होता है। अगर मान लीजिए सर, आप, हमारी वैसे शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप इस इलेक्शन में विजयी रहते हैं, तो आपके क्या प्लान हैं? आप आगे कुछ तो आपने कुछ बेहतर और बेहतर करने का सोचा होगा। बिल्कुल, आगे क्रिकेट के लिए हम लोगों ने मल्टी डेज पर क्रिकेट कराएंगे। 2 डे के मैचेस ए डिवीज़न लीग कराएंगे, जिसमें टेस्ट क्लास बॉल जो होती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, वो बॉल यूज़ की जाएगी। अच्छे विकेट्स पे होगा, अच्छे अंपायरिंग करेंगे 2 डे के मैचेस। और अंडर 12 और अंडर 14 के लिए हॉलीडेज में मैच ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, छुट्टी में, सैटरडे संडे में, ताकि बच्चे साल भर क्रिकेट खेलते रहें। क्योंकि उनका स्कूल खुल जाता है, उसमें बच्चे खेल नहीं पाते हैं, तो छोटे बच्चे जो स्पेशली उनके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम बनाया, जो आगे खेलते रहेंगे। इसी प्रकार हमने महिलाओं में भी 4 डिवीज़न कर दिए हैं, अंडर 15, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर। उनके भी मैचेस साल भर चलेंगे, और उसके लिए फिक्सर बनने वाला, कैलेंडर तैयार हो रहा हमारा, बहुत जल्दी आपको कैलेंडर दिया जाएगा। तो सर, चलते चलते अपने इतने सालों के अनुभव को कुछ शब्दों में हमारे जो उदयमान क्रिकेटर हैं, जो खेल रहे हैं, जो बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश। मैं खिलाड़ियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि वो क्रिकेट पे ध्यान दें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें,
और मैचेस खेलें, क्वालिटी मैचेस खेलें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैचेस तो ऐसे बहुत लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बहुत से अनएफिलेटेड मैच भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसको ना खेल के एफिलेटेड मैचेस खेलें, जो वहाँ पूरी सुविधाएं खेल के लिए दी जाती हैं, अच्छे एम्पायर होते हैं, अच्छी ग्राउंड होती है। तो यही मेरा संदेश है, कड़ी मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन कड़ी मेहनत करने वालों का नहीं होता, वही खिलाड़ी आगे बढ़ता है जो बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके अच्छी स्पर्धा में निकल के बाहर आता है। तो हमारे साथ थे खलीक सर, और इन्होंने जाते जाते संदेश दिया कि बच्चों मेहनत बहुत करो, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्रिकेट खेलने के साथ साथ कुछ ऐसा क्रिकेट भी खेलो जो आपके व्यक्तित्व को ऊपर बढ़ाए। साथ में सर ने कहा कि जो एफिलेटेड मैचेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खेलना है, ताकि आप एक सही माहौल और सही लोगों के बीच में रह सकें। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार।